गुड मॉर्निंग बच्चों। यूनिट 4 के जो राष्ट्रीय आय से संबंधित जो प्रश्न है उसकी हम लोग कड़ी कर रहे हैं 15 नंबर अंकों की। उसमें जो बहुत ही कठिन प्रश्न है जिसको आपको समझना थोड़ा सा कठिन लगता है, उसके प्रमुख 4-5 क्वेश्चन है, उसको मैंने अलग से इस वीडियो में बनाया है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रश्न है सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी डोमेस्टिक और एन है इसमें नेशनल, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इन दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद से तात्पर्य है एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादित वहाँ के निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग। अंतर समझ में आया आप लोगों को? जीडीपी में क्या है, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है, बल्कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में निवासियों को, जो निवासी हैं भारत में रहने वाले या किसी देश में की सीमा में रहने वाले निवासियों की जो अंतिम उत्पाद एवं वस्तुओं का जो मौद्रिक मूल्य है निवासियों की, है ना, उनकी वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। और यहाँ पे क्या है, वस्तु और सेवाओं का है, वहाँ पे किसका है, जीएनपी में निवासियों की जो सेवाएं वो जो अर्जित करते हैं, जो इनकम अर्जित करते हैं, उसको उसमें क्या कहा जाता है, शामिल किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद एक भौगोलिक धारणा है और जो जीएनपी है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये क्या है, एक राष्ट्रीय धारणा है। क्या धारणा है, एक घरेलू उत्पाद एक भौगोलिक धारणा है और राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, एक राष्ट्रीय धारणा है। सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त इनकम को शामिल नहीं किया जाता। सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त इनकम को शामिल नहीं किया जाता। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में विदेशों से प्राप्त आय है उसको क्या कहा जाता है, शामिल किया जाता है। जीडीपी में विदेशों से प्राप्त आय शामिल नहीं होती और जीएनपी में विदेशों से प्राप्त आय शामिल होती है। अगर जीडीपी में जुड़ा है राष्ट्रीय अगर जीएनपी में विदेशों से प्राप्त आय को अगर हम लोग घटा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, जीडीपी बन जाएगा। जीएनपी में विदेशों से प्राप्त आय है उसको हम लोग क्या कर देंगे, यदि हम लोग विदेशों से प्राप्त आय को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, जीडीपी बन जाएगा। और जीडीपी में यदि विदेशों से प्राप्त इनकम को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वो जीएनपी राष्ट्रीय उत्पाद बन जाएगा। यदि विदेशों से प्राप्त साधन आय ऋणात्मक है, यदि विदेशों से प्राप्त साधन आय ऋणात्मक है तो इसका मूल्य जीएनपी के मूल्य से अधिक होगा। जीडीपी किस कंडीशन में अधिक होगी, अगर विदेशों से प्राप्त इनकम ऋणात्मक होगी तो जीडीपी क्या होगा, वो हमेशा किससे अधिक होगा, जीएनपी से अधिक होगा। जीएनपी से अधिक होगा, क्योंकि जीएनपी अधिक इसलिए होता है क्योंकि विदेशों से प्राप्त इनकम उसमें जुड़ी होती है। अगर हम लोग उसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीएनपी ऋणात्मक हो जाएगा, जीडीपी ही क्या रहेगा, अधिक रहेगा। और यदि जीएनपी में विदेशों से प्राप्त इनकम जुड़ा है तो वो हमेशा क्या होगा, जीडीपी से अधिक होगा। किससे अधिक होगा, जीडीपी से अधिक होगा। तो जो महत्वपूर्ण अंतर क्या है, इन दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है कि जीडीपी का संबंध एक राष्ट्र में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है और इसमें एक राष्ट्र में निवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा उत्पादित या व्यक्तियों की उत्पादित अंतिम सेवाओं एवं वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य है। जीएनपी में क्या जुड़ा रहता है, विदेशों से प्राप्त इनकम जुड़ा रहता है और जीडीपी में विदेशों से प्राप्त इनकम नहीं जुड़ा रहता है। और महत्वपूर्ण अंतर,
जो हमने अभी पढ़ा है कि जीडीपी है क्या है, एक भौगोलिक अवधारणा है, और जीएनपी क्या है, एक राष्ट्रीय अवधारणा है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण अंतर है जो 3, 4, 5 ये 6 नंबर तक के प्रश्नों में आराम से पूछा जाता है और इस साल भी पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सकल घरेलू उत्पाद के प्रमुख अंग। सकल घरेलू उत्पाद के प्रमुख अंग अभी ही मैं आप लोग को बताई हूँ। सकल घरेलू उत्पाद किसे बोलते हैं कि एक देश की सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का जो योग होता है वो क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। और दूसरा है ना, सकल घरेलू उत्पाद के पहला अंक तो ये हो गया कि एक देश की सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है इसके उत्पादन में उपभोग एवं पूंजीगत वस्तुओं को शामिल किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद में किसको शामिल किया जाता है, उत्पादन में उपभोग एवं पूंजीगत वस्तु को शामिल किया जाता है। वस्तु के उत्पादन में उपभोग एवं पूंजीगत वस्तुओं को शामिल किया जाता है। तीसरा है उपभोक्ता एवं पूंजीगत वस्तुओं को टिकाऊ एवं गैर टिकाऊ वस्तु में विभक्त किया जाता है। क्या किया जाता है, उपभोक्ता एवं पूंजीगत वस्तुओं को, उपभोक्ता एवं पूंजीगत वस्तुओं को टिकाऊ एवं गैर टिकाऊ वस्तुओं में क्या किया जाता है, विभक्त किया जाता है। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट है निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों क्षेत्रों से क्या लिया जाता है, उत्पादन लिया जाता है। निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों क्षेत्रों से क्या लिया जाता है, उत्पादन लिया जाता है। उसके बाद पांचवा है अंतिम वस्तु के उत्पादन को ही सकल घरेलू उत्पादन में शामिल किया जाता है। अंतिम वस्तु के उत्पादन है ना, अंतिम वस्तु के उत्पादन को ही किस में शामिल किया जाता है, सकल घरेलू उत्पाद में शामिल किया जाता है। उसके बाद ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखें। सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है, जीडीपी और जीएनपी में अंतर। सकल घरेलू उत्पाद के क्या अंग है, ये दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके साथ ही आपको पूरे 3-4 नंबर के जितने भी जीडीपी और जीएनपी से संबंधित है वो आराम से आप इसको बना लोगे, कुछ तो बना लोगे है ना, कि 4 नंबर 3 नंबर में आपको कम से कम 2-3 मार्क तो आपको मिल ही जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय आय की उत्पादन विधि को समझाइए। राष्ट्रीय आय की उत्पादन विधि, तो यही है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय या सकल घरेलू उत्पाद, इसको मैंने अभी ही आप लोगों को बताया है, जीएनपी है ना, कि इस विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए हम या तो मूल्य वृद्धि ज्ञात कर लेते हैं या एक लेखा वर्ष में। राष्ट्रीय आय क्या है कि एक लेखा वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग। एक लेखा वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य का मौद्रिक योग को ही हम क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय की उत्पादन विधि में हम लोग पढ़ते हैं। इस योग को बाजार की कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद, यही जीडीपी ही, इसी को क्या कहा जाता है, जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग लेते हैं राष्ट्रीय आय की। राष्ट्रीय आय के प्रमुख 5 बिंदु को स्पष्ट कीजिए। यह राष्ट्रीय आय का महत्व है ना, राष्ट्रीय आय का क्या महत्व है, तो राष्ट्रीय आय का महत्व है कि आर्थिक विकास का मापदंड। किसी देश की राष्ट्रीय आय अच्छी है ना, जैसे कि कहा जाता है हम अमेरिका, चीन, जापान, ये सबको इनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है या विकसित देश माने जाते हैं, तो किस लिए कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की यही जीडीपी जीएनपी क्या होती है, बहुत अधिक होती है। तो राष्ट्रीय आय के महत्व के 5 बिंदु को स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय आय के महत्व के 5 बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। तो पहला पॉइंट है आर्थिक विकास का मापदंड। किसी देश की राष्ट्रीय आय जीडीपी या जीएनपी अगर बहुत अच्छी है तो वो क्या है, वो देश है, उसका आर्थिक विकास का
क्या है, अच्छा है। तो आर्थिक विकास का मापदंड होता है अच्छा होना। दूसरा है, अगर आर्थिक विकास अच्छा है तो वहाँ पे जीवन स्तर का, उच्च जीवन स्तर का सूचक है, अच्छा जीवन स्तर का सूचक है। अर्थात जहाँ की जीडीपी और जीएनपी अधिक होगी, हम ये मान लेते हैं कि उस देश की या उस लोगों की जो जीवन स्तर है वो काफ़ी अच्छा है, वे विकसित है, और उनकी जो जीवन शैली है वो उच्च स्तर है, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। इसलिए क्या कहते हैं, उनका जीवन स्तर क्या है, काफ़ी अच्छा है। इसका तीसरा पॉइंट है तुलनात्मक अध्ययन में सहायक। जीडीपी जीएनपी से ही हमारे देश की कंडीशन कैसे है और दूसरे देश की कंडीशन है कैसी है, इसका भी हम अध्ययन किसके माध्यम से कर लेते हैं, तुलनात्मक अध्ययन किसके माध्यम से करते हैं, जीडीपी या जीएनपी को देख कर ही हम कहते हैं। जहाँ की जीडीपी और जहाँ की जीएनपी अधिक होगी तो मतलब वो क्या है, वो कंट्री क्या है, बहुत विकसित है या अच्छा देश है, ये हम लोग कह पाएंगे। उसके बाद है आर्थिक कल्याण का मापक। आर्थिक कल्याण का मतलब कि सभी अन्य बातें समान रहे, तो उस देश की जो राष्ट्रीय आय अच्छी है तो वहाँ पे बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, लोगों को लाभ पहुँच रहा है, आर्थिक कल्याण हो रहा है, ये भी हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। उसके बाद इसका महत्व, राष्ट्रीय आय के और क्या महत्व है, आर्थिक नीति निर्माण में सहायक। अगर हमारी जीडीपी जीएनपी अच्छी होगी तो हम उसके आधार पे हमारी जो आर्थिक नीति का निर्माण करेंगे कि हमारे जीडीपी जीएनपी को किस प्रकार से यूज़ करना है, हमारी जो इनकम हो रही है, आर्थिक आय हो रहा है, उसको विकास कार्यों में किस तरह प्रयोग करना है, इसकी हम लोग क्या करेंगे, आर्थिक नीति के निर्माण में सहायक हो जाती है। और अगर जीडीपी जीएनपी कम है तो हमारे पास ये भी मौका मिल जाएगा कि हम इसको किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं। तो यही है कि राष्ट्रीय आय के महत्वपूर्ण 5 बिंदु यही हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों से राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। एक क्या बोलते न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अंकगणितीय प्रश्न है कि निम्नलिखित आंकड़ों से राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। तो इसमें क्या क्या लिया गया है, देखो, वेतन है, किराया है, लाभ है, ब्याज है, उपभोग है और सकल घरेलू विनियोग है। ठीक है, अगर मान लो इस टाइप से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, वेतन दिया हो, किराया दिया हो, लाभ दिया हो, ब्याज दिया हो, उपभोग हुआ हो और सकल घरेलू विनियोग, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस हमको क्या करना है कि जो हमारी इनकम हो रही है उसी को भी बस हम लोग ऐड करेंगे और बाकी जो आइटम है उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। मतलब हम लोग वेतन को, किराया को और लाभ और ब्याज को हम लोग जोड़ेंगे, है ना। राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो वेतन, किराया, लाभ और ब्याज को जोड़ देंगे और उपभोग और सकल घरेलू विनियोग, उपभोग और सकल घरेलू विनियोग है उसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, वेतन, किराया, लाभ और ब्याज को हम लोग जोड़ेंगे, है ना। अगर आपको कुछ भी नहीं आया तो कम से कम आधा अधूरा प्रश्न है, उसमें भी आपको कम से कम 1-2 मार्क तो मिल ही जाएंगे, थोड़ा बहुत अटेंड करेंगे तो वेतन, किराया, लाभ और ब्याज को आप लोग जोड़ेंगे और उपभोग और सकल घरेलू विनियोग है उसको क्या कर देना है, छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी हमारा राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर आय गणना विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। तो इसमें क्या दिया है, वेतन एवं मजदूरी दिया है, मदे क्या है, वेतन एवं मजदूरी, दूसरा ब्याज, तीसरा मूल्यह्रास, चौथा किराया और पांचवा लाभ। तो इसमें भी हमको वेतन, ब्याज, मजदूरी, लाभ और किराया, है ना, वेतन, ब्याज, मजदूरी, लाभ, किराया, जिस माध्यम से भी हमारे पास इनकम आ रही है उसको हमको जोड़ देना है। और मूल्यह्रास कमी है तो हमको क्या करना है, मूल्यह्रास को वहाँ पे दिखाना ही नहीं है, है ना। तो वेतन, मजदूरी, ब्याज, किराया और लाभ को हमको क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्या करना है, वेतन, मजदूरी, ब्याज, किराया और लाभ, वेतन, मजदूरी, ब्याज, किराया और लाभ, इसको हमको जोड़ देना है। और जो मूल्यह्रास है, डेप्रिसिएशन है, उसको हमको क्या करना है, छोड़ देना है।
ठीक है। किसको छोड़ देना है? डेप्रिसिएशन को। और इससे पहले प्रश्न किसको छोड़े थे? उपभोग एवं इन्वेस्टमेंट। उपभोग को और इन्वेस्टमेंट को हम लोग मतलब जो लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं उसको भी हमको छोड़ देना है। हमको एक वित्तीय वर्ष का निकालना रहता है, तो एक वित्तीय वर्ष में यही वेतन, किराया, लाभ और ब्याज जो भी हमको मिलता है उसको जोड़ देंगे। और उपभोग और इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होता है, इसलिए उसको हम लोग क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। और मूल्यह्रास को भी हमको क्या कर देना है? छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न एक और है, निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर आय गणना विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना सेम है। तो वेतन, मजदूरी, किराया, लगान, लाभ और ब्याज। फिर इसमें इसी को लेना है, और इसमें भी मूल्यह्रास और सकल घरेलू विनियोग दिया है, तो हमको मूल्यह्रास और सकल घरेलू विनियोग को क्या कर देना है? छोड़ देना है। किसको छोड़ देना है? मूल्यह्रास और सकल घरेलू विनियोग को। सकल घरेलू विनियोग और उपभोग को हमको क्या करना है? छोड़ देना है। फिर एक प्रश्न आ गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों से राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। तो इसमें दिया है वेतन, दिया है किराया, दिया है लाभ और ब्याज, उपभोग और सकल घरेलू उत्पाद और मूल्यह्रास। तो इसमें भी हमको क्या करना है? वेतन को लेना है, किराया को लेना है, लाभ और ब्याज को। वेतन, किराया, लाभ और ब्याज को लेना है, इन चारों को जोड़ना है। और उसके बाद उपभोग, सकल घरेलू उत्पाद और मूल्यह्रास, इसको हमको क्या कर देना है? छोड़ देना है। इसको हमको शामिल करना ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये जो ये कुछ प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और थोड़े कठिन हैं और आ भी सकते हैं। तो ये इतने प्रश्न जो है कठिन प्रश्न है। अगर इस टाइप के प्रश्न आते हैं, चाहे राष्ट्रीय आय की गणना हो, तो भी आप लोग डरिएगा नहीं और बहुत अच्छे से इन प्रश्नों को हल करिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ बोर्ड है वो बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछेगा। बच्चे लोगों के दिमाग में जितना है उसी के अनुरूप ही सरल प्रश्न पूछे जाते हैं। थैंक यू।